दोस्तों नमस्कार। संजय राउत का काम तमाम हो गया है। जी हां, एक तरफ जहां मातोश्री में बंद कमरे के अंदर संजय राउत की पिटाई होती है, तो वहीं उसके अगले दिन ही सामना में उद्धव ठाकरे फडणवीस के तारीफ कर देते हैं। उसके बाद सुप्रिया सुले भी फडणवीस के तारीफ में कसीदे पढ़ने लगती है। लेकिन जब इस पर संजय राउत से पूछा जाता है तो संजय राउत कहते हैं कि महाराष्ट्र में मधुर संगीत की राजनीति हो रही है। तो सवाल यह उठता है कि क्या पिटाई के बाद संजय राउत का खेल खत्म हो गया है? क्या संजय राउत का काम तमाम हो गया है? क्योंकि उद्धव ठाकरे फडणवीस की तारीफ कर रहे हैं, सुप्रिया सुले फडणवीस की तारीफ कर रहे हैं। आखिर महाराष्ट्र में क्या चल रहा है? हम अंदर की खबर लेकर आए हैं। क्या राज्यसभा भी संजय राउत के हाथों से निकल गया है? हम आपको बताएंगे। हमारे साथ हमारे प्रधान संपादक सुनील राउत जी हैं। सर, संजय राउत का काम तमाम हो गया है क्या? पिटाई के बाद उद्धव तारीफ करते हैं फडणवीस के, सुप्रिया तारीफ, लेकिन इनसे पूछा जाता है तो बोलते हैं कि मधुर संगीत की राजनीति हो रही है महाराष्ट्र में। नहीं, बिल्कुल महाराष्ट्र में इन दिनों तो ये तो कम से कम सही बोला है संजय राउत ने कि महाराष्ट्र में इन दिनों जो राजनीति चल रही है वो मधुर संगीत वाली राजनीति चल रही है। हाँ। चुनाव के दरमियान महाराष्ट्र में जो दल एक दूसरे को भर भर पर गालियां दे रहे थे, मतलब उद्धव ठाकरे की भाषा का अगर आप देखेंगे तो देवेंद्र फडणवीस के लिए तरबूज शब्द का इस्तेमाल करते थे क्योंकि थोड़े से गोल मटोल है वो, तो उनको तरबूज कहकर चिढ़ाया करते थे उद्धव ठाकरे। लेकिन चुनाव के नतीजे आए और देवेंद्र फडणवीस ने अपने परिश्रम से जो वहां पर सीटों का पहाड़ खड़ा कर दिया, उसके बाद सब उनके मुरीद हो गए क्योंकि आप बचे ही नहीं। आपके पास 20 विधायक, किसी के पास 10 विधायक, किसी के पास 15 विधायक, तो आपका हाल जो बेहाल कर दिया है फडणवीस ने, तो आप मजबूर हो गए फडणवीस की। पहले शपथ ग्रहण में नहीं गया, लेकिन बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। जब समझ में आया उद्धव ठाकरे को देर हो चुकी थी, लेकिन कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए। फिर गए वो फडणवीस जी को फूल का बुके वुके दिया, मुलाकात की उनसे, लंबी बातचीत हुई, तो कहा गया कि भैया अब ये घर वापसी की तैयारी चल रही है। अब इधर फडणवीस साहब ने भी एक शिंदे साहब की एक योजना थी पिछले बार जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जो चालू की थी उस पर रोक लगा दी और जांच के आदेश दे दिए। तो उससे भी कई तरह के संकेत मिल रहे हैं कि भाई उद्धव से दोस्ती और शिंदे साहब को टाइट करने का काम चल रहा है क्या फडणवीस की ओर से। तो तमाम तरह की वहां से बातें आ रही है। लेकिन मजेदार बात यह है कि संजय राउत का क्या हो रहा है। संजय राउत बेचारे रोज अपने 9 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लेकिन ये सारी घटनाएं सर संजय राउत की पिटाई के बाद ही हो रही है, इर्द गिर्द है। तो क्या सुनियोजित है? हाँ, नहीं, मैं वही कह रहा हूं। आप देखिए, आपको जाना पड़ेगा इस बात पर कि आपके सामने आपके नेता की पिटाई आपके कार्यकर्ता कर देते हैं, घसीटते हुए कॉलर पकड़कर कमरे में ले जाते हैं, बंद कर देते हैं और आप कुर्सी पर बैठकर तमाशा देखते रहते हैं। आप ये भी नहीं कहते हैं रुक जा यार, कहां ये बड़ा नेता है, आप नहीं कहते हैं। तो इसका मतलब क्या निकाला जाए, ये हम दर्शकों पर छोड़ते हैं। संजय राउत को जब इससे पूछा गया कि भाई आपकी तो कुटाई हो गई कमरे में, मीडिया में ऐसी खबरें चल रही है, तो संजय राउत ने ना हाँ कहा ना कहा। उन्होंने कहा कि अरे, बोले कि वहां कोई मीटिंग थोड़ी होती है, मातोश्री में कोई मीटिंग नहीं होती है, बोले कोई कार्यकर्ता नहीं आता। अब बताए तो बताए क्या? बोले कि ये गलत जानकारी, मीटिंग नहीं होती है। बोले संघी मीडिया है, गोदी मीडिया है, ये हमारी बदनामी कर रही है। अरे संजय राउत जी, अगर गोदी मीडिया आपकी बदनामी कर रही है, भाऊ तोरसेकर ने अगर ये वीडियो डाला है, मानहानि का केस करिए, अदालत जाइए। आपकी इतनी बड़ी मानहानि हो रही कि कुटाई कर दी गई है आपकी, और आप कह रहे कि नहीं जी गलत खबरें, ऐसे नहीं चलेगा ना जी। बात में आग तभी, जब आग लगी होती है धुआं तभी उठता है। तो संजय राउत के साथ कुछ ना कुछ तो हुआ है। और उसके बाद उद्धव ठाकरे जी भर भर कर तारीफ कर रहे हैं सामना में, उसी सामना में जिसके संपादक संजय राउत है। लिखा किसने? उद्धव ठाकरे ने। संपादक कौन? संजय राउत। और संजय राउत से जब पूछा जाता है कि भाई साहब उद्धव ठाकरे तो तारीफ कर रहे हैं, बोले महाराष्ट्र में इन दिनों मधुर संगीत की राजनीति चल रही है। इसका मतलब कि उद्धव ठाकरे और संजय राउत के बीच भी कुछ ठीक नहीं है जी। लगता है कुछ संदेश दे दिया गया है कि भैया संजा बोलते हैं वहां पे मराठी में संजय राउत को, कि संजा गप बस, तो मतलब चुप रहो थोड़ा, धीरे, अभी बहुत बोल लिया तुमने, बोल बोल के तो पार्टी का ये हाल कर दिया है। तो ये वहां पर हो रहा है। तो क्या संजय राउत को साइडलाइन का रास्ता दिखाया जा रहा है सर? एकदम। आप देखिए ना, सुप्रिया सुले कहा जा रहा है कि जो दोनों गुट अलग हुए थे एनडीए से, जैसे अजीत पवार की जो
एनसीपी है वो टूट के अलग चली गई, उसकी भी एक होने की पटकथाएं लिखी जा रही है। शरद पवार लगातार संपर्क में, मोदी से भी मिलने गए हो, तो शरद पवार कहा जा रहा है क्या रहे, क्योंकि नीतीश कुमार इधर बहुत फुदक रहे हैं, तो केंद्र में भी एक बैकअप चाहिए मोदी सरकार को। तो ये कहा जा रहा है कि शरद पवार अजीत के साथ आ जाएंगे, उद्धव भी अंदर नहीं, ऐसा भी कैसे लगाया जा रहा है कि बिहार में नीतीश का इलाज भी तैयार कर रही है बीजेपी। नहीं, वो तो हमने एक वीडियो बना के दर्शकों को बताया ही है कि उसका इलाज हो चुका है तैयार, वहां पर भी एक तैयार है बैठा हुआ। जरा सा भी इन्होंने दाएं बाएं किया तो पूरी इनकी शिवसेना बना देंगे, मतलब इनकी शिवसेना बनाने की तैयारी पूरी चल रही है, एनसीपी शिवसेना बना देंगे इनकी। तो ये तो हो गया है वहां पर, लेकिन फिर भी एक बैकअप प्लान के तौर पर शरद पवार, क्योंकि केंद्र में उनके पास ताकत है, अजीत पवार का एक ही सांसद है, शरद पवार का 8 सांसद है, तो 8 सांसद अगर आ जाते हैं आपके साथ तो आपकी ताकत बढ़ जाएगी। तो वो उस पर प्लान चल रहा है कि वो 2 तारीख को मतलब फरवरी के महीने में शायद एक बड़ी मीटिंग है, उसमें ये कुछ फैसला हो सकता है। उद्धव के साथ भी गुटुरगु चल रहा है अंदर ही अंदर, तो उद्धव के अगर सांसद आ जाते हैं, 9 सांसद आ जाते हैं, तो संख्या तो बढ़ ही जाएगी ना आपकी, आप मजबूत हो जाएंगे। फिर जो ये इंडी गठबंधन, मतलब राहुल गांधी, इंडी गठबंधन में तो राहुल गांधी बचे हैं, बाकी तो सब निकल ही गए, 2-4 दल और होंगे भाई। अखिलेश मानते नहीं है, वो कह रहे कि ममता बनर्जी मानती नहीं है। अब दिल्ली में तो खुलेआम खेला हो गया, एक दूसरे के भी एकदम नूरा कुश्ती में लगे हुए, दे पटकनी अलका लांबा उनके खिलाफ खड़ी हो गई है, चुनाव मैदान में उतर गई आतिशी के खिलाफ। तो ये खुलेआम युद्ध हो गया है। तो अब बचा कौन? इंडी गठबंधन। तो इंडी गठबंधन में बचे हुए नीतीश जिन्होंने बनाया था वो भी अलग हो गए, तो अब शरद पवार भी कह चुके। अभी राहुल गांधी कहाँ है सर? पार्टी, मतलब वो बीजेपी कह रही है कि पार्टी करने गए हैं, मतलब पार्टी के काम से नहीं गए, पार्टी के काम से ही गए हो, लेकिन वो दूसरी वाली पार्टी के काम से गए हैं। अच्छा। ये ऐसा बीजेपी कह रही है, हम नहीं कह रहे, कह रहे कि वो गए हैं, कोई परिवार गुप्त मीटिंग है, मतलब गुप्त दौरा है उनका, उसके लिए। अब हमारे दर्शक पूछ रहे होंगे कि भैया ये बताओ संजय का काम तमाम कैसे हुआ? हाँ, उसी पर आ रहे हैं, उसी पे बीच में आप भटका देते हैं, इधर उधर ले जाते हैं। तो संजय राउत का काम ऐसे तमाम हो गया, इन बयानों से समझ में आता है। अब जब संजय राउत ने छीछा लेकर, देखिए क्या कहते हैं, शकुनी मामा कौन? संजय राउत। महाभारत का युद्ध किसने कराया महाराष्ट्र में? संजय राउत। तो सजा किसको मिलेगी? संजय राउत को, शकुनी मामा को सजा मिलेगी। तो जो पिटाई है इसका पहला ट्रेलर है जी, ये आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो पिटाई हुई है वो ट्रेलर है पहला। अब संजय राउत के बहुत हाल बेहाल होने वाले हैं। राज्यसभा बेचारे की चली जाएंगी, क्योंकि राज्य आपके पास इतना सीट ही नहीं है कि आप राज्यसभा जा पाए। अब ये संजय राउत जो लगे हुए थे, आप देखिए बार बार ये कांग्रेस की वो क्यों करते पैरवी। अब इसके पीछे का गणित समझिए, मैं थोड़ा दर्शकों को समझा देता हूं। क्योंकि जब सारा शिवसेना का काडर और कार्यकर्ता कह रहा है कि भैया आने वाले वक्त में वहां बहुत सारे चुनाव होने, कॉर्पोरेशन के चुनाव है, नगर निगमों के चुनाव होने हैं, और बीएमसी का बड़ा चुनाव है, तो इसीलिए उद्धव ठाकरे को पता है इस चुनाव में अगर हम हार गए तो हमारा ठाकरे परिवार का अस्तित्व, शिवसेना का अस्तित्व सब खत्म है। तो उद्धव ठाकरे बड़े सोच समझकर कदम उठा रहे हैं, और वो उसी मंथन में कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए। लेकिन संजय राउत सिर्फ अपनी गोटी फिट करने में लगे, उसको पार्टी से कोई मतलब नहीं है, ऐसा लगता है। क्यों? क्योंकि संजय राउत को राज्यसभा दिख रही है कि भैया राज्यसभा मेरा जब कार्यकाल पूरा हो जाएगा तो शिवसेना के पास तो इतनी सीटें ही नहीं है जी, एनसीपी के पास जितनी है वो अपने भेजेंगे कि हमें भेजेंगे, तो भाई कैसे करें? तो कांग्रेस के पास थोड़ी बहुत सीटें हैं भैया, तो कांग्रेस से गलबैया कर लेते हैं। तो इसलिए बार बार वो कांग्रेस की पैरवी करते हैं बैठक में कि नहीं कांग्रेस के साथ रहना चाहिए, इंडी गठबंधन के साथ रहना चाहिए। इंडी गठबंधन के काडर सारा कह रहा है कि नहीं यार, इनकी वजह से हम बर्बाद हो गए, ये हटो यहां से, इंडी गठबंधन से बाहर निकलना चाहिए, भले ही अकेले लड़े। लेकिन संजय राउत बार बार इंडी गठबंधन की तारीफ करते हैं। वो तो ये तक कह दिया, उनका एक बड़ा बयान वायरल हो रहा है संजय राउत का, बोले कि राम मंदिर के आंदोलन में कांग्रेस पार्टी ने भी लड़ाई लड़ी थी। ये बयान है संजय राउत का। तो असली वजह यही है सर। हाँ, राज्यसभा भी चली जाएगी आपकी। तो इसीलिए कांग्रेस को इतना, मतलब शनिदेव को जितना तेल चढ़ाया जाता उतना तेल कांग्रेस गीत गाया जा रहा है। हाँ, कांग्रेस 40 गीत नहीं 40 कांग्रेस। अब इससे बड़ा बयान क्या होगा? कह रहे कि राम मंदिर की लड़ाई में, जो राम मंदिर का आंदोलन शुरू हुआ था उसमें कांग्रेस पार्टी ने भी भाग लिया था, और कांग्रेस पार्टी ने आंदोलन लड़ा। बोले बीजेपी में इसका कोई वो नहीं है, बीजेपी के 2-4 ही नेता थे, बाकी आंदोलन तो सब में हमने लड़ा। मतलब पार्टी चली जाए लेकिन हम बचने चाहिए। हाँ, ऐसा संजय राउत का मकसद है। एकदम वो साफ पता चल रहा है। और शायद ये उद्धव ठाकरे के समझ में आ गया है कि भैया ये संजय जो है ये वाकई में महाभारत के संजय के जैसे हमें हाल जो है वो गलत बता रहे हैं। वो तो संजय सही हाल बता रहे थे,
ये संजय हमें गलत राह बता रहे हैं, हाल भी गलत बता रहे हैं, राह भी गलत बता रहे हैं। और इसीलिए अब शायद उद्धव ठाकरे के समझ में आ गया है और अब संजय का काम एक तरह से तमाम, क्योंकि कल का जो बयान है उसके बाद जिस तरह से तारीफ उद्धव ठाकरे ने की और संजय राउत से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा मधुर संगीत की राजनीति चल रही है, तो एक तरह से ये भी समझ में आता है कि उद्धव और संजय के बीच में भी अब थोड़ी सी दूरियां आने लगी है, तनातनी आने लगी है। और ये उद्धव के साथ समझ में आ गया, क्योंकि फडणवीस से जब मिलने गए संजय साथ में नहीं थे। अदरवाइज आप देखिए सोनिया जी से मिलने जाते तो संजय पीछे पीछे लग लेते हैं, जहां जाएंगे ममता जी से मिलने जाते हैं संजय पीछे पीछे लग लेते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए उद्धव ठाकरे को ये समझ में आ गया सर, तो चलिए कम से कम देर ही सही उनको बुद्धि आ गई है। अब दूसरा सवाल यह है सर, पार्ट एक हम समझ गए उद्धव ठाकरे, अब पार्ट बी हमको समझाइए कि क्यों आखिर शरद पवार जो है उनका प्रेम क्यों फडणवीस सुप्रिया सुले का बयान आया। सुप्रिया सुले ने फडणवीस की तारीफ की, उन्होंने कहा कि वाकई में अगर इस सरकार में हमें कोई काम करते हुए दिखता है तो वो देवेंद्र फडणवीस है। चुनाव से पहले तक आप कह रहे थे कुछ काम नहीं हो रहा है जी, क्या काम हुआ है, लेकिन अब कह रहे कि सरकार में अगर कोई काम कर रहा है तो देवेंद्र फडणवीस। दरअसल गढ़चिरौली और जो नक्सल प्रभावित एरिया में काम, उसके बाद से ये सारी बात शुरू हुई है। तो सुप्रिया सुले की तारीफ में भी बहुत कुछ छिपा हुआ है जी। अब इसके निहितार्थ मैं आपको बताता हूं। जो इससे पहले मैंने आपको कहा कि शरद पवार अगर अजित पवार के साथ मिल जाते हैं, एनसीपी का विलय हो जाता तो डिप्टी सीएम तो आप रहेंगे ही। केंद्र में सुप्रिया सुले के लिए कोई बढ़िया पद मिल सकता है, केंद्र में सुप्रिया एनसीपी साथ में आ जाएगी। 8 सांसद अगर इधर आ जाते हैं शरद पवार के, सुप्रिया को एक कैबिनेट का पद दे दिया जाएगा और कैबिनेट मंत्री अगर सुप्रिया बनती है, शरद पवार बेटी को ही सेट करना चाहते हैं। शरद पवार बहुत अच्छे से जानते हैं कि आने वाले 5 साल में कुछ नहीं है, ना आप केंद्र में चुनाव होने ना राज्य में चुनाव होने, तो 5 साल विपक्ष में बैठने से अच्छा है, लोगों की गालियां खाने से अच्छा है क्षेत्र में, कि सत्ताधारी दल के सहयोगी बनकर ठाठ से घूमा जाए। तो ये पूरी प्लानिंग है और आप देखिए बहुत जल्दी ये होने वाला है। शरद पवार या तो अजीत पवार के साथ मिल जाएंगे या बीजेपी को समर्थन दे देंगे और सुप्रिया सुले बहुत जल्दी आपको कैबिनेट मिनिस्टर, क्योंकि सुप्रिया सुले बहुत सुलझी हुई है, संसद में बहुत अच्छा बोलती है, उनका व्यवहार भी वैसा नहीं रहा है कि एकदम कभी उन्होंने अभद्रता की हो। तो सुप्रिया सुले को एक एडजस्ट भी किया जा सकता है। नरेंद्र मोदी भी शरद पवार का सम्मान करते हैं, उन्होंने कहा कि शरद पवार हमारे लिए आदरणीय है, बड़े हैं, नेता है, तो वो सेटलमेंट बहुत तो बस फिर अगर मान लीजिए शरद और उद्धव दोनों आ जाते हैं सर महायुति के साथ, एनडीए के साथ, तो फिर तो कांग्रेस अकेले बच जाएगी महाराष्ट्र में। तो वो तो महाराष्ट्र में क्या पूरे देश में अकेली ही है, बचा कौन है। अभी तो आप देखिए बिहार में बड़ा मजा आने वाला है। बिहार चुनाव में जैसे दिल्ली में हुआ है कि आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव मैदान में उतर गई और इनको बाहर कर दिया, बिहार में देखिए आप वही होने वाला है। अगर इनको जितनी सीटें डाली गई इनके सामने, मतलब दी गई, उतनी अगर नहीं ली कांग्रेस ने, थोड़ा चूचपड़ किया तो आरजेडी अलग कर देगी, बोलेगी जी हम अकेले, क्योंकि कांग्रेस का वर्चस्व नहीं है अभी वहां पर। आरजेडी जो खबर आ रही है बिहार से कि आरजेडी तो अपनी जमीन बनाने में लगी हुई है, लेकिन कांग्रेस की आपको कोई खबर नहीं मिलेगी बिहार से कि यहाँ ये प्रदर्शन हो रहा है, वहां वो प्रदर्शन हो रहा है, ये कार्यक्रम किया जा रहा है। कांग्रेस के जमीन ही नहीं बना रही है अपनी, कोई कार्यक्रम नहीं है कांग्रेस का बिहार को लेकर। आप बताइए अगर आपके हो तो समझ में, बिहार के लोग अगर कोई हो तो वो सूचित करें हमें। हमारे संज्ञान में तो नहीं कि बिहार में कांग्रेस का कोई कार्यक्रम चल रहा है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश अलग ही साइड लाइन दे रहे हैं पूरे तरीके से, उन्होंने तो तय कर दिया है वो कि उत्तर प्रदेश में भी बड़े मुश्किल से कुछ एरिया है जहां कांग्रेस बची हुई है, नहीं तो कांग्रेस का जनाधार उत्तर प्रदेश में भी नहीं है। तो ये हाल तो बचे कहां आप, देश भर में आप अकेले, जम्मू कश्मीर एक कोना ले लीजिए, जम्मू कश्मीर में आपको बाहर फेंक दिया है। लेकिन 2025 में बात करें सर तो शुरुआती दौर में ही 1-2 महीने में दिल्ली में चुनाव हो जाएंगे, अब लास्ट में इलेक्शन होगा बिहार में, तो ये जो काफी जो समय बचेगा इस पर राहुल गांधी मंथन कर सकते हैं। राहुल गांधी के पास बहुत वक्त होगा सोचने के लिए कि कैसे मतलब कि अपने पार्टी को दोबारा खड़ा करें, या जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा निकाला था, इस तरीके से कहा जा रहा है कि 26 से यह संविधान बचाओ यात्रा भी कुछ निकालने वाले हैं, तो इस प्रकार से बहुत समय मिलेगा उनको अगर पार्टी के लिए सोचेंगे। ये वाला जो एक बात है आपकी कि राहुल गांधी बस वक्त बहुत है, ये बात एकदम सही है। बहुत वक्त है उनके पास। चुनाव के दौर में भी अगर कोई आदमी विदेश जाकर मतलब रह सकता है 8-10 दिन, तो समझ सकते हैं कि वक्त बहुत है। और फिर अंत में जब चुनाव के नतीजे आप कहेंगे कि ईवीएम हैक हो गया, मतलब ये हास्यास्पद बयान है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आप ही के पार्टी के लोग कहते हैं। ये बयान पश्चिम बंगाल से नेता है, ममता बनर्जी के भतीजे, उनका है। बोले कि यार चुनाव जब जीत जाओ तब ठीक है, जो कैंडिडेट जीत जाए, हार गए तो ईवीएम खराब है। और यही बयान उमर अब्दुल्ला का है।
तो ये राहुल गांधी को समझना चाहिए, कांग्रेस के नेताओं को समझना, इतना समय कहां है भाई। दिल्ली में चुनाव है, सारा दल लगा हुआ है, अरविंद केजरीवाल एकदम जी जान से जुटे हुए, रोज हर तीसरे दिन योजना चालू कर दे, 40 दिन में न जाने कितनी योजनाएं उन्होंने लागू कर दी। और आप क्या कर रहे हैं, आप विदेश में जा रहे हैं, गुप्त निजी यात्रा पर है। अरे भैया, विदेश में जाकर थोड़ी दिल्ली चुनाव जीता जाएगा, या वहां कोई स्ट्रेटेजी बन रही है आपकी कि आप कैसे चुनाव जीतेंगे। भाई, आपके काडर के बीच में आपको जोश भरना, आप मैदान में उतरेंगे। आप जो यात्रा कर रहे हैं, दिल्ली से खबर है, दिल्ली का जो नेतृत्व है, कांग्रेस नेतृत्व एक यात्रा करना चाहता दिल्ली में, राहुल गांधी ने मना कर दिया कि हम समय नहीं देंगे आपको जी। अब क्या करे कांग्रेस नेतृत्व, फिर बाद में जब दिल्ली का चुनाव खत्म हो जाएगा, बयान आ जाएगा ईवीएम खराब है, वोटर लोगों के काट दिए गए थे, इसलिए हम चुनाव हार गए। तो ये सब नीतीश नहीं चल पाएगा। देश की जनता जो है वो जागृत हो चुकी है, समझती है कि आप चुनाव के वक्त विदेश चले जाएंगे और फिर बाद में कहेंगे कि जी चुनाव ईवीएम की वजह से हार गए, नहीं चलेगा। कांग्रेस पार्टी को थोड़ा मंथन चिंतन करना चाहिए, समय निकालना चाहिए, निजी यात्राओं से निकलकर पार्टी की यात्रा पर आपको निकलना चाहिए। चलिए, बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना बहुमूल्य वक्त दिया। तो इस वीडियो में हम समझाने की कोशिश किए कि संजय राउत का काम तमाम कैसे हो गया और संजय राउत का मेन मकसद क्या है, पूरे बारीकी से और पूरी विश्लेषण हम आपको इस वीडियो में दिखाने और बताने की कोशिश की है। इस वीडियो पर आपकी क्या टिप्पणी है, कमेंट बॉक्स खुला है, अपनी राय जरूर दें। बाकी खबरों के लिए आप बन रहे हैं हमारे साथ। धन्यवाद।